Let's go. So we are starting with November and October 2023. Important topics will be national security strategy. So many countries are having some draft national security strategy. Like UK is having, US is having, Pakistan having no security, still having national security strategy. तो लाइक थर थर कांप रहे हैं ना, आजकल हमारे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कांप गया पाकिस्तान, तो कोई भी घुस रहा है वोटाबाद में, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रहे हैं, लेकिन उनके पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। इंडिया के पास अभी तक नहीं है। कुछ बार कोशिश भी की गई थी 2018 में, 2007 में, लेकिन कोई फाइनल ड्राफ्ट हम नहीं लेके आए। तो अभी तो इसकी शुरुआत की गई है ना। तो अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ड्राफ्ट या इसका कोई फाइनल डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं, बट इट्स द इनिशिएशन। सो दो चीजें हम समझ लेंगे, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरा आखिर हमें जरूरत क्यों है इसकी। क्लियर? देन एथिक्स पैनल रिकमेंडेशन टू डिस्क्वालीफाई महुआ मोइत्रा मैम। तो पिछली लोकसभा के अंदर महुआ मोइत्रा जो बंगाल से सांसद थी, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, हाउस से एक्सपेल कर दिया गया था। दिस इज नॉट सस्पेंशन, इनकी सीट ही चली गई थी। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे, सस्पेंशन नहीं है। इससे पहले हमने सस्पेंशन का टॉपिक देखा था, तो उसमें तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो रहा है, वापस आ जा रहा है। ये डिस्क्वालीफाई है, एक्सपेल फ्रॉम द हाउस के, इनकी एमपी की सीट ही खत्म कर दी गई थी। क्लियर? और इससे फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है एथिक्स कमेटी। क्लियर? तो कैश फॉर क्वेरी केस क्या था और एथिक्स कमेटी किस तरीके से ऑपरेट करती है वो समझ लेंगे। देन इट कम्स टू ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। बस एक छोटा सा करंट अफेयर है, आपको बस पता होना चाहिए नन्हे फरिश्ते जो ऑपरेशन था ये किस मिनिस्ट्री का है और किस पर्पस के लिए है। एनीवन? इसको यहीं खत्म कर देते हैं। जी, बस इसमें थोड़ा सा ये कर लीजिए, रेलवे मिनिस्ट्री। तो रेलवे के साथ ऐसा है कि जैसे एक तो बच्चे घर से भागने, अब मुझे नहीं पता है कितना कल्चर है, पहले तो बहुत हुआ करता था, आमतौर पे सुनने को मिलता था उनका बच्चा घर से भाग गया और 15 दिन 10 दिन कहीं धक्के वक्के खा के फिर वापस आ जाता था। तो पता लग जाता है ना दुनिया का। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे गुम हो गए, कोई अपने बच्चों को छोड़ गया रेल के अंदर, है ना, और कहीं कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज कर रहे थे, वो मिसिंग हुए। तो रेलवे के पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो बस एक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, नॉट द पुलिस। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता, लोकेट करते थे और अथॉरिटीज को सौंप देते थे, फिर वो अथॉरिटीज आगे फैमिली से कांटेक्ट करती थी। तो अथॉरिटीज क्या है, जैसे यहां पर मान लीजिए जो रेलवे पुलिस है वो बच्चे की कस्टडी लेंगे, उसके बाद लोकल पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, लोकल पुलिस आगे जाकर, या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, जब तक बच्चे के माँ बाप नहीं मिल पा रहे हैं तब तक बच्चा रहेगा कहाँ, तो उसको शायद किसी चिल्ड्रन होम में भेज दिया जाए, तो लोकल अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर देंगे। क्या और कुछ ऑपरेशन है रेलवे के वो देख लेंगे। चलिए, देन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सेम सेक्स मैरिज। एज वी डिस्कस्ड इन मेनी क्लासेस दैट 377 ऑफ आईपीसी वो स्क्रैप डाउन कर दिया बीएनएस के अंदर पूरी तरीके से। तो हमारे यहां पर होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज हुई है अभी, मतलब उसके लिए अभी कोई सजा नहीं दी जाएगी। हैविंग सेड सो, अभी भी होमोसेक्सुअल मैरिजेस अलाउड नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इस बार भी कुछ लोगों ने ये लिख दिया था कि क्योंकि जैसे 2018 में वर्डिक्ट आ गया था या बीएनएस पे आया, तो फिर से कुछ लोग लिखने लगे कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो गया। डिफरेंशिएट रखिए, डीक्रिमिनलाइज हुआ है, सजा नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपको मैरिज लीगली अलाउ करनी है तो आपको मैरिज एक्ट में जाके चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर स्पाउस का मतलब आज भी मेल और फीमेल ही है। तो आपको एचएमए, मोहम्मडन मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, उनमें जाके चेंज करने पड़ेंगे। तो कुछ सेम सेक्स कपल सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि आप हमें अलाउ कीजिए, और इन्होंने बेस बनाया था एसएमए को। व्हाट इज एसएमए? स्पेशल मैरिज एक्ट। एसएमए है इंटरफेथ मैरिजेस के लिए, कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम से या मुस्लिम सिख से या सिख क्रिश्चियन से शादी कराता है, वो मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस रजिस्टर होती हैं एसएमए के अंडर। तो इन्होंने जाके डिमांड किया था कि हमें एसएमए में रजिस्टर कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी वर्डिक्ट में इसको डिनाई कर दिया है। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, 3 जजों ने कह दिया कुछ भी अलाउ नहीं। जो भी चीजें इन्होंने मांगी थी, जैसे एक और मुद्दा डिस्कस कर लेंगे, सिविल यूनियन की फिर इन्होंने डिमांड की थी कि चलिए मैरिज नहीं सिविल यूनियन दे दीजिए। उस पर माइनॉरिटी व्यू आ गया था कि हाँ सिविल यूनियन अलाउ करते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी लिखा था वो सीजे ने, लेकिन वो माइनॉरिटी व्यू हो गया। 3 जजों ने सिविल यूनियन भी अलाउ नहीं किया है। क्लियर यहां तक? ओके। देन लास्टली
अपार आईडी फॉर स्टूडेंट्स। तो बहुत सारी आईडीज क्रिएट हो रही है ना, जैसे इसको तो आप सिंपल समझो, डिजी लॉकर पता है आपको क्या है? डिजी लॉकर आप डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। आप फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं, कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर से आप वो फाइलें खंगालते फिर वो, फिर घर फोन करो, उसकी फोटो भेज दे, वो कुछ नहीं है। और कहीं अथॉरिटीज को भी आप एक्सेस दे सकते हैं। तो अब स्कूल स्टूडेंट के लिए उनकी सारी स्टडी लाइफ में जो उनके स्टडी के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मार्कशीट हैं, ठीक है, डिग्री है, कोई इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई स्पोर्ट्स का मेडल है, उन सबको अपार आईडी पे स्टोर करके रख सकते हैं। वो कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे, और फिर जैसे स्कूल लीव करना है, दूसरे स्कूल में जाना है, फिर कागज इकट्ठे करते फिर सीधा उनको एक्सेस दे दिया कि सर यहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो अपार आईडी फॉर स्टूडेंट। क्लियर यहां तक? ओके, लेट्स बिगिन। वेरी फर्स्ट थिंग, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। प्लीज डू राइट। एक फैक्ट लिख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, National Security Council Secretariat has started the consultation with several ministries and departments for a comprehensive national security strategy. Comprehensive national security strategy. तो एक तो याद रखिएगा इनिशिएट कौन कर रहा है, हालांकि सेवरल मिनिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। क्या? ओके, अब ये बताइए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आखिर है क्या? सो नेशनल सिक्योरिटी जो एक कॉन्सेप्ट है, ये आज के टाइम में बहुत ब्रॉड हो चुका है। सो प्लीज टेल मी, व्हाट आर द थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी आज के टाइम में? इंटरनल कौन सी? इंटरनल मतलब कौन सी? हाँ, कुछ ऐसा जैसे नक्सल्स, माओइस्ट और क्या थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी? ठीक है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है, सेपरेटिस्ट आगे सर, और टेररिज्म। क्लियर? और कुछ सोचिए, क्योंकि ये सारे आप थ्रेट मुझे बता रहे हैं ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं। साइबर, गुड, साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट को हम दो पिलर्स में बांट सकते हैं, एक है ट्रेडिशनल थ्रेट्स, एक है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं ये ज्यादातर आर्म्ड स्ट्रगल की शेप में लिए जाएंगे। जो टेररिज्म हो गया, ट्रेडिशनल थ्रेट है सर, किसी कंट्री ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, वो ट्रेडिशनल थ्रेट है। नक्सलिज्म हो गया, माओइज्म हो गया, ये सारे ट्रेडिशनल। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट क्या हो सकते हैं, ये बताइए। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल में आता है बहुत टाइम से। और कुछ ट्रेडिशन में ही आ जाता है वो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर कर लीजिए उसको। सो कम हियर, देयर आर मैनी चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, जैसे क्लाइमेट चेंज। यस, इट इज अ थ्रेट सर। आपका सारा का सारा एग्रीकल्चर पैटर्न, सोसाइटल पैटर्न, वर्क पैटर्न चेंज हो जाएंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्रीकल्चर। देन सर, एनर्जी सिक्योरिटी, सर फूड सिक्योरिटी, सर वाटर स्कैर्सिटी। साइबर क्राइम के अंदर रख लीजिए उसको, साइबर वॉरफेयर के अंदर रख लीजिए उसको जी। नहीं, वो साइबर वॉरफेयर के अंदर रख लीजिए उसको, एक ब्रॉड हेडिंग हो जाएगा, उसको डिफरेंट एग्जांपल हो जाएगी। क्या? सो मल्टीपल थ्रेट्स आर देयर। लाइक रशिया यूक्रेन जब वॉर हुई तो सारे मुल्कों को क्या टेंशन थी कि सर फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, एनर्जी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। उसके लिए सभी कंट्रीज ने कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लिए। हमने भी डाइवर्सिफाई किया अपनी सप्लाई चेन को, स्पेशली इन द रेलम ऑफ फूड। ऑयल तो चलिए रशिया से हम ले ही रहे थे। क्या? सो देयर आर मल्टीपल थ्रेट्स। अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को बस एक चीज याद रखिएगा, इट इज नॉट अबाउट डिफेंस प्रिपरेशन ओनली। हालांकि उसमें डिफेंस का बहुत ज्यादा रोल होगा, हम डिफेंस को अपग्रेड भी करेंगे,
बट इट इज फाइटिंग अबाउट मल्टीपल थ्रेट्स। तो हमारे पास एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर हमारी मिनिस्ट्रीज, हमारे डिपार्टमेंट्स वो तैयार होने चाहिए किसी भी चीज को डील करने के लिए। एक और लिख लीजिएगा इसके अंदर, मैं लिखवा देता हूं, पब्लिक हेल्थ। यार हम टेररिज्म करते रहते हैं। कोरोना टाइम याद कीजिए, वो कंट्री ही हॉल्ट पे आ गई थी सारी की सारी। सो इवन पब्लिक हेल्थ केयर, पैंडेमिक्स। तो अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होगी, बस एक फर्क याद रखिए, दिस इज नॉट ओनली अबाउट डिफेंस फोर्सेस, तभी मल्टीपल मिनिस्ट्रीज से कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होगा जो टाइमली अपडेट भी किया जाएगा, और फिर हम उसके थ्रू डिफरेंट फोर्सेस को, मिनिस्ट्रीज को मैंडेट दे सकते हैं। एक रेडी रेफरेंस आपके पास गाइड बुक है कि इन सारे चैलेंजेस में इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी लार्जली मिनिस्ट्री सीसीपीए की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस की मीटिंग हो रही है, लेकिन अब हमारे पास कोई रेडी रेफरेंस कुछ चीजें नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। जो अभी हुआ है कश्मीर के अंदर, उसके रिस्पॉन्स को लेके, है ना। और फिर कह रहे हैं कुछ सरप्राइज एलिमेंट होगा। सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी कर चुके हैं, अब उसमें सरप्राइज एलिमेंट नहीं बचा। तो अब क्या करें? अब अगर आपके पास पहले से ही एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उनमें इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि अगर इस तरह का इवेंट होता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और वो भी ऑप्शंस फिर कोलैबोरेटिव मैनर के अंदर, कि इंडिया अगर स्ट्राइक करता है तो डिप्लोमेटिक चैनल्स हम कैसे ओपन करेंगे, हम अपनी ट्रेड की पावर को फिर किस तरीके से यूज करेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्राइक को सपोर्ट करने के लिए। तो उसमें आपकी फिर फॉरेन मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी, आपकी होम मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी। क्या? तो इस तरह का एक कंसेप्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। रेडी रेफरेंस गाइड बुक आपके पास होनी चाहिए। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? लिखिए इसको, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी as a document that outlines the country's security objectives, the country's security objectives, the ways to be adopted, the ways to be adopted to achieve these. Please write further. This is updated periodically. This is updated periodically. It defines traditional and non-traditional threats, and please underline non-traditional threats. Traditional and non-traditional threats and opportunities while introducing accountability of agencies, tasked with the implementation of responsibilities, tasked with the implementation of responsibilities. Okay, second thing, why do we need national security strategy? Okay, good. Maintain peace, good. Very good. ठीक है जी, ठीक है, फ्यूचर रेडी रहना। ओके, और देखिए मेन चीज क्या है, लिटिगेशन में हेल्प करेगा, बिल्कुल ठीक है ना। सी, पहली बात तो थ्रेट बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, क्या? तो उनसे डील करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे आपको प्रिपरेशन चाहिए। आप फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकते हैं। जो हमारे वो एटीट्यूड है ना कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा उसके बाद हम कुछ सोचना शुरू करेंगे। जैसे आप अब तक अगर सिक्योरिटी को देखें, हमारा ज्यादातर रिएक्शनरी रिस्पॉन्स रहा है कि ठीक है 2008 हो गया तो एनआईए एक्ट पास कर दो, ठीक है, आपका पार्लियामेंट अटैक हो गया, पोटा पास कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए। और थ्रेट्स क्यों आए हैं?
तो जस्ट इन पॉइंट फॉर्म्स व्हाई वी नीड दैट राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन. द वर्ल्ड इज बिकमिंग कन्फ्लिक्ट जोन. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कभी भी इतने कन्फ्लिक्ट जोन दुनिया में नहीं थे जितने इस वक्त में. इजराइल, हमस, यूक्रेन, हम सूडान को तो भूल ही गए. सीरिया अब चर्चा में आया, वो पिछले 1 डिकेड से ज्यादा अपहीवल के अंदर है, टोटल केओस. ठीक है, यमन, दिस रिबेल, कहीं हाउथी रिबेल हावी हैं, कहीं हिजबुल्लाह चल रहा है सर आपका. गेटिंग माय पॉइंट? तो इतने ज्यादा कन्फ्लिक्ट जोन कभी नहीं थे दुनिया के अंदर. वो आपको बड़ा एक थ्रेट दे सकते हैं, और दिया भी है. कहीं एनर्जी सिक्योरिटी, कहीं फूड सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट है. पोलराइजेशन होगा आगे जाके मुल्कों का. हाँ जी, डेटरेंस तो क्रिएट हुई है सर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुई है. किस तरीके से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. क्या चीज घट गई मतलब? चांस वॉर के, हाँ, कम हुए हैं. मैं वही तो कह रहा हूं कि डेटरेंस इफेक्ट है, तभी चांसेस कम हो रहे हैं. क्या आप सोचिए कि अभी तो न्यूक्लियर वेपन है, तब भी स्क्रिमिश में जा रहे हैं. ये ना होता तो किस लेवल पे हो रहे होते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए आगे. देन प्लीज डू राइट हॉस्टाइल नेबरहुड. और इंडिया के लिए यार बहुत प्रॉब्लमैटिक है. आप जरा इंडिया की अभी नेबरहुड को अगर देखें तो वी आर अमिडस्ट ऑफ हॉस्टाइल चाइना, हॉस्टाइल पाकिस्तान, देन नॉन फेवरेबल बांग्लादेश, chaotic श्रीलंका, इवन नेपाल, जिसकी हमारे साथ बेहतर नहीं बन रही है. ठीक है, भूटान चलो प्यारा बच्चा है, गोद में बैठा रखा है, देखते हैं कब तक गोद में बैठता है. तो अगर चारों तरफ देखें तो इतने रिलेशन हमारे कभी भी डिप डाउन नहीं थे पहले. कहीं ना कहीं एक मुल्क से नहीं बन रही, दूसरे से बन जाती थी. प्रॉब्लमेटिक है. क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए सर. मतलब हद तो तब हो गई थी, अभी 2 साल पहले नेपाल की फोर्सेस ने सशस्त्र सीमा बल पे फायरिंग कर दी थी. अब नेपाल फायरिंग करेगा हमारे ऊपर. एक सोल्जर की जान चली गई थी उसके अंदर. चलिए, देन एड्रेस मॉडर्न नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू इंडिया, वी डिस्कस्ड. ओके, फर्दर पॉइंट फॉर्म में लिखते चलिए. काउंटरिंग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, व्हाई वी आर हैविंग पोरस बॉर्डर्स. लाइक कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? कॉम्बिंग ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कॉम्बिंग ऑपरेशन में यही प्रॉब्लम आ रही है कि डेंस फॉरेस्ट है. एज पर मीडिया रिपोर्ट्स 5 फुट तक की विजिबिलिटी नहीं है. वो जो डेंस फॉरेस्ट है वहां पर मतलब नीचे जमीन पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है. अब ऐसे में आप कॉम्बिंग कैसे कर पाएंगे जी? मल्टीपल बॉर्डर किस तरीके से? डिफरेंट टेरेन का बॉर्डर कह रहे हैं आप? यस, लाइक हमारे पास लद्दाख जैसा बॉर्डर है, हाई एल्टीट्यूड. फिर आप आ जाइए राजस्थान, थार डेजर्ट. ठीक है जी. उसके बाद आप आ जाइए बांग्लादेश, मार्शी एरिया. तो बांग्लादेश में तो बहुत सारी, इवन कच्छ एरिया, तो आप देखेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस घुटने घुटने कीचड़ में मार्च कर रहे हैं. यार चलो पेट्रोलिंग करके आते हैं. अगर वो पूछें तब लिखना, होता नहीं लिखना. ठीक है, बचिए उस चीज से. ओके, चलिए. देन वी कम टू इम्पेटस टू मिलिट्री रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन. तो बहुत सारे मुल्कों में हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मतलब उन्होंने पहले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाई और फिर उन्हें बहुत सारी चीजें विजिबल हुई, तो उन्होंने अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना शुरू किया. जैसे यूएस का एग्जांपल है गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट. ये उनकी यूएस मिलिट्री को रीडेवलप करने के लिए लेके आए थे. इसके अलावा चाइना में भी चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी जो 2015 में रिफॉर्म हुए हैं, वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से ही इंस्पायर होके हुए हैं. देन यू कम टू पॉलिटिकल डायरेक्शन टू द आर्म्ड फोर्सेस. अभी आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट नहीं है, तो रक्षा मंत्री का, डिफेंस मिनिस्टर का एक साल 2009 की एक गाइडलाइन बुक है कि डिफेंस फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस को क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आउटडेटेड है. तो आपके पास कुछ आर्म्ड फोर्सेस के लिए रेडी रेफरेंस गाइड बुक होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में आप क्या रिएक्शन कर सकते हैं. ओके, फर्दर यू कम दैट क्लैरिटी ऑफ रूल्स. अभी हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज हैं, लाइक वी आर हैविंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. बहुत सारी बॉडीज हैं. तो अभी रोल में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आएगी, क्लैरिटी भी आएगा, ज्यादा कोऑर्डिनेशन भी हम स्टैब्लिश करेंगे.
Further you come to enhanced cooperation to counter the national security. Interministerial cooperation बहुत ज्यादा जरूरी है, apart from force coordination, वो सारा establish हो जाएगा. Clear? Point form clear. And enhance accountability of political class. जैसे अभी हुआ था कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात हुई, तो अमित शाह जी ने मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में कह दिया कि हाँ कहीं तो चूक हुई है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज बैठे ना होते. बट सर सिर्फ इतना एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज नॉट अकाउंटेबिलिटी. क्या? एनी डाउट? एनी डाउट? उसको नोट कर लीजिए. अगर ये प्रिपेयर हो जाता है, मुझे लग रहा है कि अब जैसे कश्मीर वगैरह हुआ है, तो इसके बाद और ज्यादा इंपीटस दिया जाएगा जल्द से जल्द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए. जिस पल उसका ड्राफ्ट पब्लिश हो गया, देन इट विल बी ए बिग करंट अफेयर, वो हम कवर कर लेंगे. क्लियर? चलिए. एथिक्स पैनल रिकमेंडेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ महुआ मोइत्रा मैम. कैश फॉर क्वेरी. पहले तो मैडम के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक शी इज वन ऑफ माई फेवरेट. सीरियसली, मतलब मैं स्पीचेस इनकी बहुत फॉलो करता हूं. आप इनको कभी बोलता सुना आपने महुआ मोइत्रा मैम को लोकसभा में बोलते सुना है कभी? आप सुनिए इनकी स्पीचेस. लाइक हाउ अ पार्लियामेंटेरियन शुड बी, कैसा होना चाहिए, उसका परफेक्ट एग्जांपल कम से कम मुझे लगती है, मेरी बायस्ड ओपिनियन हो सकती है, पर यार ये हरकत नहीं करनी थी ना. ये हरकत गलत हो गई. पर चलो, फिर इतना ही कह के मैं दिलासा देता हूँ कि यार बड़े बड़े महान लोगों से गलती हो जाती है. फिर क्या हो गया? क्या हुआ था? व्हाट इज द कैश फॉर क्वेरी केस? किया क्या था इन्होंने? लॉगिन एडिशन, क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे लिए थे. लाइक कैश फॉर क्वेरी. फिनोमिना क्या है कैश फॉर क्वेरी का? अ पार्लियामेंटेरियन क्वेश्चन आवर में, कभी जीरो आवर में क्वेश्चंस पूछते हैं. अब अगर कोई पर्सन, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और इनकी आईडी भी दुबई से ऑपरेट हो रही थी. नाउ कम टू दिस थिंग. तो कैश फॉर क्वेरी ये फिनोमिना है कि कोई एमपी किसी पर्सन उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उससे पैसे लेके क्वेश्चन पूछने लग जाए. तो इनके ऊपर इल्जाम ये लगा कि इनके एक बिजनेसमैन फ्रेंड हैं हु इज राइवल टू अडानी. बिजनेस राइवलरीज होती है कि उसी सेक्टर में वो ऑपरेट कर रहे हैं, उसी सेक्टर में इनका बिजनेसमैन फ्रेंड ऑपरेट कर रहा है. तो फिर इनके ऊपर अब इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे पार्लियामेंटेरियन लोकसभा के अंदर, जो अडानी ग्रुप के ऊपर अटैक था बेसिकली. अब उसी क्वेश्चन के फॉलो अप में फिर अडानी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, नेशनल न्यूज बन रही थी और लगातार अडानी ग्रुप से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछ रही थी, जिसके जवाब मिनिस्ट्रीज को देने पड़ रहे थे. उस पर हंगामा हो रहा था. तो बैकएंड में ये पता चला कि इन्होंने अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड से कुछ हाई कॉस्ट गिफ्ट रिसीव किए हैं. तो कुछ गुची उची के बैग हो गए, एक्सपेंसिव वॉचेस हो गई. यहां तक कि बाद में ये भी स्टैब्लिश हुआ कि इनकी फॉरेन ट्रिप को भी वो बिजनेसमैन फ्रेंड स्पॉन्सर कर रहा था. अब इन्होंने उन गिफ्ट्स, उन स्पॉन्सरशिप के बदले उसके कहने पर अडानी को टारगेट करते हुए क्वेश्चन पूछे. तो पहले तो ये हो रहा था कि वो क्वेश्चन लिख के शायद व्हाट्सएप कर देता हो और फिर ये टाइप करके क्वेश्चन अपलोड कर देती हूँ. तो क्वेश्चन कैसे होता है आजकल? लॉगिन आईडी पासवर्ड बने हुए हैं. तो कोई भी एमपी जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना ओपन करेगा, वहां पर क्वेश्चन अपडेट कर देगा. लेकिन जब ये रिलेशन आगे चलता रहा तो मैडम ने एक दिन कहा, यार बड़ा टाइम लगता है, तू मुझे व्हाट्सएप करे फिर मैं उसको अपलोड करूं, यार तू आईडी पासवर्ड रख, सीधा अपलोड कर दिया कर यार, कोई चक्कर नहीं है, मैं देखूंगी. तो अब इन सब चीजों की ट्रेल होती है. जब एथिक्स कमेटी ने जांच वगैरह की, वो सारा ट्रेल निकल आया. तो सो मच सो दैट कि मैडम बैठी है दिल्ली में और इनकी लॉगिन आईडी ऑपरेट हो रहा है दुबई से. वो सारे प्रूफ हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई प्रूफ नहीं था. क्लियर है? ये है कैश फॉर क्वेरी केस. अब इसकी जांच दी गई एथिक्स कमेटी को. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एथिक्स कमेटी. सो एथिक्स कमेटी, इसके बारे में 2-3 फैक्ट लिखिए. सबसे पहला, द आइडिया इमर्ज्ड इन 1996. In 1997, the then chairman of Rajya Sabha, 1996 में आइडिया आया था यार ऐसा कुछ होना चाहिए. In 1997, the then chairman of Rajya Sabha, K.R. Narayanan, श्री K.R. Narayanan,
Shri K.R. Narayanan established ethics committee in Rajya Sabha. Ethics committee in Rajya Sabha. In the year 2000, the then Speaker of Lok Sabha, GMC Balyogi, established an ad hoc, and please underline ad hoc, ethics committee in Lok Sabha. In the year 2015, it was made permanent. तो टाइमलाइन क्लियर है? अच्छा, ये याद रखिएगा. अच्छा, इसमें लिख लीजिए, इट इज हैविंग 15 members who are appointed. क्या? तो ये इलेक्टेड नहीं है. अच्छा, 15 मेंबर की कमेटी लोकसभा में अलग है, 15 मेंबर की कमेटी राज्यसभा में अलग है. ये दोनों हाउसेस की अलग अलग कमेटी है. तो जिस करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं, दिस इज अबाउट एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा. क्या? ओके. अब एथिक्स कमेटी की मतलब इसका काम क्या है? तो अगर कोई भी एमपी है जिसका पार्लियामेंटेरियन कंडक्ट वो एथिकल नहीं है, उसकी जांच ये करने का काम करते हैं. तो जाहिर सी बात है, ये कंडक्ट भी एथिकल तो है नहीं कि आप गिफ्ट्स रिसीव करके उसके बदले में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. और ऊपर से यार नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है. ऐसे हमारे एमपीज की आईडी पासवर्ड दुनिया भर में घूमती रहेंगी. उस सीधा सिक्योरिटी थ्रेट है सर. क्लियर? तो एथिक्स की जांच करते हैं और उसके बाद हाउस को रिकमेंड करेंगे कि अगर किसी एमपी ने गलत कंडक्ट किया है, अनएथिकल कंडक्ट किया है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए. तो एक तरह से एडवाइस करने का काम करेंगे. और उसके बाद हाउस मोशन के थ्रू उस एक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. तो मोशन पास किया जाएगा. क्या? कैसे आप यहां पर शिकायत कर सकते हैं? पहली बात तो या तो एथिक्स कमेटी को कोई एमपी शिकायत कर दे, या फिर स्पीकर मैटर को रेफर कर दे. क्या एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन हम एथिक्स कमेटी के पास शिकायत कर सकते हैं? आंसर इज यस, बट वाया एन एमपी. तो आपको पता चला कि किसी एमपी का अनएथिकल कंडक्ट हो रहा है, चाहे वो आप ही के हल्के का है चाहे नहीं है, तो आप किसी एमपी को अप्रोच करेंगे और फिर साथ में एक एफिडेविट भी लगेगा कि मेरी ये इंफॉर्मेशन फ्रीवलस नहीं है. अगर एमपी खुद शिकायत कर रहा है तब उसको एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है. अगर आप एज ए सिटीजन किसी एमपी के थ्रू शिकायत करते हैं तो उस शिकायत के साथ जो भी एविडेंस आप देंगे, साथ में एक एफिडेविट लगाएंगे कि मेरी ये इंफॉर्मेशन, ये शिकायत फ्रीवलस नहीं है. उसके बाद एमपी रेफर कर देंगे एथिक्स कमेटी को. क्लियर है यहां तक? एंड देन एथिक्स कमेटी जांच करती है, फाइनल फिर अपना एडवाइस करेंगे कि क्या एक्शन होना चाहिए. इस केस के अंदर एडवाइस किया गया दैट शी इज नॉट फिट टू बी एन एमपी, तो उनको हाउस से एक्सपेल कर दिया जाए. उसके ऊपर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, मोशन हुआ, और मोशन में अब मेजोरिटी किसके पास है भाई लोकसभा के अंदर? बीजेपी. शी कम्स फ्रॉम टीएमसी. और ए तो पहले ही अक्के बैठे सी कहते यार बीबा जो भी बोलती समझता आंदा नहीं, बिकॉज शी यूज इंग्लिश. पर यार लगता पता कि गाला बहुत पैड़ियां कड्डियां ने. इनू कड्डो यार किस तरह. अक्के पहले ही बैठे थे. फाइनली मोशन अडॉप्टेड और मैम को एक्सपेल कर दिया गया. सिंपल मोशन लाइक दैट दिस डिसीजन इज पुट टू मोशन. दैट्स इट. क्लियर है यहां तक? अगर बिल्कुल टेक्निकल कहें तो ऐसे मोशंस को कहा जाता है सब्सटेंटिव मोशन, बिकॉज इट इज हैविंग सब्सटेंस. ज्यादातर अगर किसी पर्सन को किसी पोस्ट से रिमूव करने वाले हैं तो उनको ज्यादातर सब्सटेंटिव मोशन कहा जाता है. क्या? नहीं, वो तो अलग अलग चीजें हैं. फिर या तो कॉलिंग अटेंशन मोशन हो सकता है, एडजॉर्नमेंट मोशन हो सकता है, डिफरेंट चीजों के लिए.
कोई शिकायत स्पीकर के रेफरल पे, स्पीकर के रेफरल पे? जी, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टांस है, ये याद रखिएगा। एथिक्स कमेटी की रिकमेंडेशन पे पहली बार किसी एमपी को हाउस से एक्सपेल किया गया। इससे पहले एक्सपेल हुए हैं, लेकिन वो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पे हुए थे। एक अलग से होती है प्रिविलेज कमेटी। अच्छा, इनका भी ना आपस में थोड़ा ओवरलैपिंग है सिस्टम। जैसे प्रिविलेज कमेटी जो पहले से ही है, उसका काम यह है, अगर किसी एमपी ने अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज किया है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज कर गया मान लीजिए, तो फिर वो मैटर भेजे जाते हैं प्रिविलेज कमेटी के पास। लेकिन उसका सिस्टम कहां तक है? प्रिविलेज ब्रीच से। लेकिन अब अगर कोई अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है, तो वो भी तो ओवरलैप कर जाएगा प्रिविलेज के साथ, क्या? तो थोड़ा ओवरलैपिंग है ना। तो इससे पहले हाउस से कुछ लोग एक्सपेल हुए हैं, लेकिन वो प्रिविलेज कमेटी के ऊपर हुए हैं। तो एथिक्स कमेटी के ऊपर या उसकी एडवाइस के ऊपर किसी एमपी के खिलाफ ये पहली कार्रवाई है। क्लियर? तो जुडिशियल रिव्यू का ऐसा कोई केस हमें देखने को मिलता नहीं। क्लियर? एमपी पे लग सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। सेंसर मोशन काइंड ऑफ निंदा प्रस्ताव, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप उसके ऊपर। जी, ओके, लिख लीजिए इसको। एथिक्स कमेटी लिख चुके हैं आप? ओके, बस फंक्शन लिख लीजिए एक लाइन के अंदर ताकि नोट्स कंप्लीट हो जाए। द कमेटी इज टास्क्ड, द कमेटी इज टास्क्ड with the responsibility of scrutinizing complaints concerning the unethical conduct of Lok Sabha MP. Unethical conduct of Lok Sabha MP. Please write procedure of complaint. Procedure of complaint. Do write that. Point 1 लिखिए. It can be referred by speaker on speaker referral. Second, on MP's referral. Third point, any individual can file complaint via an MP. Providing evidence and an affidavit of non-frivolous. Non-false, non-frivolous एक ही चीज, non-frivolous. लेकिन MP उनको एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर यहां तक? बस उसके आगे तो फिर ये प्राइमा फेसी इंक्वायरी करेंगे, उसमें कुछ टेंजिबल निकलता है तो फिर रिकमेंड कर देंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, दैट दिस recommendatory committee. The action will be taken through motion in the House. Action will be taken through motion in the House. हाउस के पास पनिशमेंट पावर है, वो खुद से लेना सर। ये भी उसी का एक तरीका बना दिया बस आपने। एग्जैक्टली। हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, प्रोसीजर अगर फॉलो किए जाएं, बेटर प्रोसीजर, वो ज्यादा बेटर चीजें रहती हैं। और हाउस वैसे भी एक बहुत फॉर्मल प्लेस है, तो हर चीज को करने का एक तरीका है। क्या? चलिए, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते एक्सप्लेन्ड, सिंपल लिखिए, दैट रेलवे मिनिस्ट्री has launched Operation Nanne Farishte. It aims to rescue and safeguard children in need of care and protection who encountered by the railway system.
were encountered by the railway system. अगर डेटा लिखना तो लिख लीजिए 2023 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स have reunited over 600 children with their families. बस तो इसमें नंबर मत याद रखिएगा, सिंपल इतना कि नन्हे फरिश्ते कौन सी मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है, इसका एम क्या है. तो एज वी डिस्कस, प्लेन एंड सिंपल, बहुत सारे बच्चे जो घर से भाग जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर गुम हो गए, ठीक है, कई पेरेंट्स खुद बच्चों को वहां छोड़ जाते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर जो आपकी रेलवे पुलिस है, ये उनको अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर देंगे. अथॉरिटी में भी लोकल पुलिस, अथॉरिटी में भी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, के हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होता है, उनको हैंड ओवर कर देंगे. जब तक माँ बाप नहीं मिलते हैं कहीं, चाइल्ड केयर होम के अंदर उनको रखा जाएगा और फैमिलीज को लोकेट करके बच्चों को रीयूनाइट करेंगे फैमिली के साथ में. क्लियर यहां तक? अब इसी पे कुछ और चीजें एक एक लाइन के अंदर लिखी. रेलवे के कुछ और इनिशिएटिव, सिंपल फैक्ट है, याद कर लीजिएगा. ऑपरेशन आहट, कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग थ्रू रेलवेज. या ये जरूर याद रखिएगा आप, ऑपरेशन आहट. तो ये देखा भी गया था. देखिए, जब पोस्ट कोरोना, जब कंट्रीज ओपन होना शुरू हुई, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एकदम से बढ़ा था. हुआ ये कि गरीबी और ज्यादा बढ़ गई. जहां पे पहले से पॉवर्टी थी, तो वहां पर क्या होने लगा कि बच्चों को बेचा खरीदा जाने लगा. और फिर वो फोर्स लेबर वाली चीजें कि पुअर एरिया से कंपैरेटिव जो बेटर एरियाज हैं, वहां पर आप ह्यूमन रिसोर्स को भेजिए. तो उसमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे. तो उसके बाद रेलवेज ने जब इसको लेके काम शुरू किया, तो बहुत सारी जगहों पे ये मिला था कि 15-15, 20-20 बच्चों के जत्थे हैं और उनको ओडिशा से, कहीं बंगाल से, कहीं असम से ले जाया जा रहा है, से महाराष्ट्र एंड अदर थिंग. तो बहुत सारे ऐसे सर्च ऑपरेशंस किए गए थे. क्या मतलब ये है मैटर कि अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए रेलवे इज बेस्ट सूटेड. वो सस्ता पड़ता है, आप टिकट नहीं ले रहे हैं, ले गए कहीं पे, और इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है कि इजीली नोटिसेबल भी नहीं होता है. क्लियर यहां तक? तो ऑपरेशन आहट जरूर याद रखिएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से फाइट करने के लिए. नेक्स्ट, ऑपरेशन जीवन रक्षा, सेविंग लाइव्स ऑफ पैसेंजर्स इन वल्नरेबल सिचुएशंस. वैसे ही किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया, तो उसके लिए मेरी सहेली इनिशिएटिव. मेरी सहेली, इनके नाम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा क्या कर रहे हैं. सो इट इज इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ विमेन पैसेंजर्स. नेक्स्ट, ऑपरेशन उपलब्ध. ऑपरेशन उपलब्ध, उपलब्ध क्या होता है? हिंदी का शब्द है रेडीली अवेलेबल. इट्स अवेलेबल. सो दिस इज क्रैकिंग डाउन ऑन ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स. पता है चीज, अभी भी बहुत ब्लैक मार्केटिंग होती है टिकट्स की. देन ऑपरेशन नार्कोस. क्या होगा नार्कोस? ड्रग्स. लिख लीजिए, कॉम्बैटिंग ड्रग रिलेटेड क्राइम्स ऑन रेलवे. ड्रग रिलेटेड क्राइम्स ऑन रेलवे. क्या? तो बस रट्टा लगा लेंगे. सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सेम सेक्स मैरिज, जजमेंट 3-2 से है. एज वी डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन दैट आफ्टर स्क्रैपिंग डाउन ऑफ 377 ऑफ आईपीसी फर्स्ट बाय नत्ते जौहर केस 2018, तो उसमें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, और उसके बाद बीएनएस ने इसको एंटायरिटी में ड्रॉप डाउन कर दिया. तो होमोसेक्सुअलिटी इज डीक्रिमिनलाइज्ड, लेकिन अभी भी मैरिज राइट्स नहीं है. क्योंकि मैरिज राइट्स अगर देने, एज वी डिस्कस्ड, यू हैव टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन मैरिज लॉज. वो है नहीं. तो सेम सेक्स कपल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट. उम्मीद थी डीवाई चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव जजमेंट दे देंगे. उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने अपनी जजमेंट में सिविल यूनियन को अलाउ किया था,
बट मेजॉरिटी ओपिनियन ने कह दिया यार ये काम तो लेजिस्लेचर का, हम नहीं छेड़ेंगे। क्या? तो यहां पर बेसिकली बेस बनाया गया था एसएमए को। बस 3-4 लाइन के अंदर इसको कवर कर लेंगे। व्हाट इज एसएमए? स्पेशल मैरिज एक्ट, एंड दिस इज द लॉ फॉर सिक्योरिंग और प्रोटेक्टिंग द इंटरफेथ मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, वो एसएमए के अंडर रजिस्टर होती हैं। तो यहां पर जो पिटीशन थी उसकी डिमांड ये थी कि सर आप हमें एसएमए में मैरिज रजिस्टर कराने का अधिकार दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया परचेज नहीं किया। उन्होंने कहा यार ठीक है, हमारे पास इंटरप्रिटेशन का राइट है, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं ना कि किसी भी चीज का मतलब कुछ भी हम कहते हैं। मतलब आप आगे कह रहे हो कि सर ऐसा कहो ये लाल टी शर्ट आज के बाद लाल नहीं है, ये नीली है। तो बोले इंटरप्रिटेशन के भी तो कुछ रूल्स होते हैं। और दूसरा, जो एसएमए है ये एक खास पर्पस के लिए है। अगर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकालने लगे तो इसका जो खुद का पर्पस है वो डिफीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका लाभ जिन लोगों को मिल रहा है कम से कम उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह का मिस इंटरप्रिटेशन हम नहीं करेंगे। तो पॉइंट 1, एसएमए को री इंटरप्रेट करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उसका मीनिंग वही रहेगा जो अब तक चला आ रहा है। क्लियर यहां तक? ओके, प्लीज डू राइट। हाँ, ये लिख लीजिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएमए। तो मेजॉरिटी व्यू लिख लीजिए, दैट कोर्ट कुड नॉट इंटरप्रेट। ये माइनॉरिटी व्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप जो जजमेंट है वो लिखिए। मेजॉरिटी व्यू भी छोड़िए, सीधा लिखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया। दैट सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट इंटरप्रेट एसएमए टू इंक्लूड सेम सेक्स कपल्स since the objective of legislation is not to include same sex couples, it is rather to protect the interfaith marriages. Further, adoption of children. लिखिए सुप्रीम कोर्ट largely agrees with discrimination against the queer couple या same sex couple, but suggest only the legislature can change the adoption criteria. बोले यार ये हमारा काम ही नहीं है, लेजिस्लेचर से लिखवा लो, वो बना देंगे आपके लिए। क्या? तो इसमें बस एक चीज नोट कर लीजिएगा, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ गाइडलाइन, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको कारा गाइडलाइन बोला जाता है। तो इसके तहत यह है कि अनमैरिड कपल वो चिल्ड्रन अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। क्या? अब यहां पर क्या है कि मैरिज आपने अलाउ की नहीं है, तो इनकी दूसरी डिमांड क्या थी? यार हमें चाइल्ड अडॉप्शन का राइट होना चाहिए। सेम सेक्स मैरिज के लिए वैसे भी, अब आई डोंट नो मेडिकल साइंस कहां तक पहुंचा है, लेकिन अगर मैरिज करते हैं और फिर वो फैमिली वाली सिक्योरिटी चाहिए तो अडॉप्शन इज द ओनली वे। गेटिंग माय पॉइंट? सो अडॉप्शन राइट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो भी अभी नहीं दिया गया है। कारा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हाँ, मेल गर्ल को नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए, सिविल यूनियन फॉर क्वियर कपल्स लिखे इसमें, सुप्रीम कोर्ट recommended that the state can facilitate or legislature can facilitate
दिस ऑप्शन इफ द कम्युनिटी डिजायर्स। क्या होती है सिविल यूनियन? जी नहीं नहीं, वो तो एनजीओ हो जाएगा, सिविल सोसाइटी हो जाएगी। यार ये ना अभी हमारे लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है कि जो माइनॉरिटी व्यू था दो जजेस का, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे, उन्होंने सिविल यूनियन अलाउ किया था, लेकिन क्योंकि 3 जजेस ने कह दिया अलाउ नहीं होगा, तो नहीं माना गया। क्लियर? और दुनिया भर में अगर आप देखें, जहां जहां सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया, वहां पे स्टेजेस के थ्रू आया है। जैसे ज्यादातर मुल्कों में क्या हुआ, पहले डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ, फिर सिविल यूनियन राइट मिला, और फिर उसके बाद मिला मैरिज राइट। तो सिविल यूनियन ये मैरिज से एक स्टेप पीछे आप देख लें कि फ्यू फैसिलिटीज ऑफ मैरिज दैट विल बी प्रोवाइडेड। अब ये कुछ फैसिलिटी मैरिज की क्या हैं, ये तो आपको रूल्स में डिफाइन करना पड़ेगा, जो इंडिया में भी डिफाइन नहीं है। लेकिन जैसे एक फैसिलिटी होती है कोहैबिटेशन, क्या आप बिना मैरिज के इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो आप वो लिव इन वगैरह वाले लॉ आपको लेके आने पड़ेंगे। तो एक सिविल यूनियन का, ठीक है, तो इनकी रिकॉग्निशन हो जाएगी जैसे आप मैरिड कपल्स हैं। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी, ये सब आप बना सकते हैं। तो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने से पहले सिविल यूनियन के राइट दिए गए थे। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब का शायद वही था, यार ऐसा करते हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन भी हमने किया है, अब एक स्टेप आगे चलते हैं सिविल यूनियन, और फिर इनको कह देंगे चलो ये चीज लेके जाओ, थोड़े साल इधर उधर घूमो, फिर आ जाना। फिर हम किसी और जजमेंट में क्या कर देंगे, हम उसी को लीगलाइज कर देंगे, या लेजिस्लेचर कुछ काम कर लेगा। जैसे आप देखें डीक्रिमिनलाइजेशन की भी तो स्टेजेस रही हैं। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया सेम सेक्स या होमोसेक्सुअलिटी को, लेकिन उसके बाद यही चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुरेश कुमार कौशल केस के अंदर इसको फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया था, और तब भी क्या कहा था, लेजिस्लेचर विल डिसाइड। उसके 5 साल बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को ओवररूल किया और फिर इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो ये स्टेजेस अभी चल रही हैं बेसिकली। तो हो सकता है किसी अगले केस में साल, 2 साल, 5 साल में आपको देखने को मिल जाए कि सिविल यूनियन राइट्स दे दिए गए। उसके 5-10 साल फिर शायद दुनिया और बदल जाए। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ओके। हम्म। क्या है डिफरेंट? हम्म। नहीं नहीं नहीं, अगर यूसीसी में आ गया तो वो सभी रिलेवेंट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बट लगता है आपको सरकार स्टेट या सेंट्रल लेवल पे ऐसा कुछ लाना चाह रही है? सियासत नहीं करनी? और वैसे भी दुनिया में ट्रम्प जैसे लोग आ रहे हैं, दे आर ओनली 2 जेंडर, मेल फीमेल, भाड़ में जाओ तुम लोग। क्लियर? चलिए चलिए आगे। आधार, लास्ट वन, बहुत लाइट लाइट से टॉपिक है, सीधा याद कर लीजिएगा। आधार क्या क्या, सॉरी, अपार आईडी। अपार आईडी तो कंसेप्ट समझ लीजिए, वैसे उसी में इंट्रोडक्शन बता दिया, तो बाकी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो क्या है, जैसे डिजी लॉकर काम करता है, आप अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट उस पर अपडेट करके रख सकते हैं, बस ऐसा ही एक अपार आईडी क्रिएट किया जाएगा। मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। कौन रजिस्ट्रेशन करेगा? स्कूल्स रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्कूल के ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है अब। क्या? तो लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जाएगा, और स्टूडेंट उस पर अपने सारे सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं, और ये अपडेशन स्कूल करेगा विद द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि अगर बच्चा माइनर है तो पेरेंट्स की परमिशन है। उसके बाद स्कूल खुद वो आईडी पासवर्ड जनरेट करेगा, उस पर स्कूल अपडेट करना शुरू करेंगे। आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट भी इसके ऊपर हो सकते हैं, नॉन एकेडमिक या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, दैट मे बी सम थिएटर, दैट मे बी सम स्पोर्ट्स, वो सब भी इसके ऊपर अपडेट किए जाएंगे। क्या होगा? इजीली एक्सेस कर सकते हैं आप इस सारी इंफॉर्मेशन को। कहीं भी कोई फॉर्म भरना है, कुछ करना है, आप इजीली वहां से उनकी कॉपीज सबमिट कर देंगे। और खासकर बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्कूल लीविंग के टाइम पर, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना। इवन दिस विल बी सपोर्ट जब आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिर मांगे जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि जो स्कूल आप छोड़ के जा रहे हैं, वो मौके पर आपको कुछ सर्टिफिकेट इशू ही नहीं करके देंगे। उन्हें गुस्सा आया होता है, क्यों छोड़ के जा रहे हो, हमारी फीस भर रही है।
सो कई बार उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब वो सारा हैजलनेस खत्म हो जाएगा, आप एक क्लिक के साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है सर इसके साथ? दो प्रॉब्लम है। एक वही जो हर डिजिटल इनिशिएटिव के साथ है, दैट राइट टू प्राइवेसी, डेटा ब्रीच का एक बड़ा खतरा है। तो अगर हमारे मुल्क में आधार का डेटा बिक रहा होता है डार्क वेब पे, ठीक है, यहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। राइट टू प्राइवेसी का गेम है। एंड देन कम्स टू स्कूलों का बर्डन बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सारा काम स्कूल मैनेजमेंट करेगा। तो उसमें क्लैरिकल से लेके आई बिलीव टीचर स्टाफ सबको एनरोल कर देंगे। क्लियर है यहां तक? प्लीज डू राइट। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री has introduced the concept of one nation one student। एक तो हर जगह घुसा के रखा है हम लोगों ने, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, पता नहीं क्या क्या। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, रेफर्ड एज अपार आईडी। दिस स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड परमानेंट ऑटोमेटेड परमानेंट academic account registry। academic account registry, it is a 12 digit identification system of school students। it will be covering from pre-primary to higher education। देख लिखे, registration is voluntary, registration is voluntary, not mandatory। अच्छा, एक और गवर्नेंस का प्रॉब्लम है ना, ये सब में कह तो देते हैं वॉलंटरी है, वॉलंटरी होता नहीं है, सब कुछ मैंडेटरी होता चला जाता है। द सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो आधार को लेके थी पुत्तस्वामी वर्डिक्ट, तो उसमें कहा था कि भाई हर जगह आप मैंडेटरी नहीं करेंगे। इवन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बैंक अकाउंट में आधार मैंडेटरी नहीं होगा, पैन कार्ड में मैंडेटरी नहीं होगा। आप किसी बैंक में चले जाइए, सबसे पहले आधार ही डिमांड करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली बिना कहे भी मैंडेटरी सा हो जाता है। चलिए लिखिए, स्टूडेंट हैव टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन वही जो होती है, नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। क्लियर? ठीक है। बेनिफिट्स आप समझ सकते हैं, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें अब क्या होगा, एक तो हमने स्टूडेंट की बात कर लिया, एक और स्टेट को भी बेनिफिट होगा। अब इस सारे डेटा को स्टेट भी एक्सेस कर पाएगा। तो आपके यहाँ लाइक एनरोलमेंट रेट क्या चल रहा है, अदरवाइज आपको फिर जाना पड़ता है असर सर्वे के ऊपर। तो अब स्टेट भी ज्यादा बेहतर एजुकेशन डेटा को मैनेज कर पाएगी। ड्रॉप आउट रेट क्या है, एनरोलमेंट रेट क्या है, ये सब भी उनके पास रेडिली अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? हाँ जी। हम्म हम्म। हाँ, ये तो डेटा सपोर्ट का काम है ना। तो अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तब यहां से वो एक्सेस कर पाएगा। दिस जस्ट डॉक्यूमेंट सपोर्ट के एक जगह पड़े हैं आपके। तो आईडी पासवर्ड स्टूडेंट को मिलेगा ना? हाँ जी हाँ। नहीं नहीं, देखिए अब मसला यह है कि यहां पर डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, अब सरकार पोर्टल बना के कह दे और स्टूडेंट अपडेट करे, और हम बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी की, तो प्राइमरी का बच्चा कहां करेगा? तो इसलिए क्या कहा गया, स्कूल ये डेटा मैनेज करने का काम करेगा, इस पे अपडेशन जो है वो स्कूल करेंगे। तो कुछ ना कुछ डाटा एंट्री स्कूल कर रहा है, बाकी आईडी पासवर्ड स्टूडेंट के पास रहेगा। हाँ जी, अभी चार्ज की इसमें कोई बात नहीं की गई। क्लियर? ओके, रैप अप। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ओके,
ये इंडिया में दूसरी बार होने जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। नो, दिस द फर्स्ट टाइम एक्टिविटी। अच्छा, इसमें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा कि पहले एक दो बार ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई थी, बट उसका ड्राफ्ट कभी नहीं आया है। ओके, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी विल फोकस ओनली ऑन डिफेंस फोर्सेस। नो, ओवरऑल बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज टू कॉम्बैट फॉर ट्रेडिशनल थ्रेट्स ओनली। नो सर, नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या है हमारे सामने? ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैर्सिटी, इवन साइबर थ्रेट्स। क्लियर यहां तक? ट्रेडिशनल टेररिज्म वो ज्यादातर आर्म्ड स्ट्रगल के तौर पर। ठीक है, ओके, बस मुझे 3 नीड्स बता दीजिए व्हाई इंडिया शुड हैव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है, इंटरनल पीस। ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर ऑन हाई राइज, हॉस्टाइल नेबरहुड, इसी से बहुत कुछ डिफाइन हो जाएगा। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें, वो बिगेस्ट थ्रेट है ही है, पैंडेमिक जैसी चीजें। गुड, ओके। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? अच्छा, क्या टारगेट है? बच्चों को फैमिली से रीयूनाइट करना है, भटके हुए बच्चों को। ठीक है यार, ऑपरेशन आहट क्या है इसमें? रेलवे मिनिस्ट्री का ऑपरेशन आहट जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्लियर? मेरी सहेली इनिशिएटिव क्या है? फीमेल सेफ्टी। ठीक है, जीवन रक्षा, वल्नरेबल हेल्थ। ठीक है, क्लियर है। ऑपरेशन नार्कोस, ड्रग्स, एज प्लेन एज इट इज। ओके, सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड सिविल यूनियन। नो, ठीक है, माइनॉरिटी जजमेंट हो गया था। ओके, सुप्रीम कोर्ट हैज री इंटरप्रेटेड एसएमए टू इंक्लूड सेम सेक्स मैरिज। नो, उन्होंने कहा वही मीनिंग इसका रहने वाला। क्लियर? अडॉप्शन क्या अब अलाउ कर दिया गया सेम सेक्स कपल को? सुप्रीम कोर्ट अग्री तो हुआ यार, क्या यार सिंपल गल है। सुप्रीम कोर्ट बार बार, एक तो बहुत सेंसिटिव इशू है, ऐसे केस में ज्यादातर जजेस ये कहते हैं यार धक्का तो देखो वीरे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हो रहा है, ये तो ਅਸੀਂ भी ਮੰਨਦੇ हैं यार। लाइक इफ यू रीड द जजमेंट ऑफ 2018, मैडम जस्टिस इंदु मल्होत्रा, तो उन्होंने तो यहां तक लिखा है दैट वी ओ हिस्टोरिकल अपॉलजी टू यू। यार माफी मांगते हैं यार, इतने सालों से नहीं आपको राइट्स दे पाए। तो अग्री तो कर रहे हैं, लेकिन अभी लॉज इस तरीके के हैं और जजेस को भी लगता है यार बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसे मौकों पे एक और थ्योरी याद कर लीजिए, हम अक्सर बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ साथ एक और फिनोमिना है जुडिशियल रेस्ट्रेंट। तो इस जजमेंट में जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जुडिशियल रेस्ट्रेंट यूज कर रहा है कि यार हाँ यार अग्री तो कर दें, धक्का ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हो रहा है, बट यार क्या करें, लॉ जैसा लिखा है हम वैसा इंप्लीमेंट करेंगे। तो दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट, बहुत सारे केसेस में करते हैं। क्लियर यहां तक? ओके, देन अपार आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट। तो स्कूल के स्टूडेंट अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सर्टिफिकेट्स यहां पर अपडेट कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। एनी डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, ये कितने डिजिट का नंबर होगा अपार आईडी में? 12 डिजिट। आधार में कितने नंबर होते हैं जी? यार मुझे भी नहीं पता, आप लोग पता कर लेंगे, क्योंकि अब बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। जैसे ही मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, फिर फुल कॉन्फिडेंस है। मारा हूं दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ स्टेट इस तरह की बदतमीजी करते हैं, मतलब ऐसे कि कितने डिजिट हैं, ये स्टेट्स लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कि एक सवाल तो खराब करवाओ इनका। अच्छा, एक एपिक कार्ड के बारे में हमने पढ़ा था, है ना? जो एपिक कार्ड, एपिक आपका वोटर आईडी कार्ड, फोटो वोटर आईडी कार्ड, है ना? तो उस पे भी एक अल्फा न्यूमेरिक कोड कुछ हमने पढ़ा था, कितने डिजिट था? अब यार मुझे भी याद नहीं है, तुम आप ठीक है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसमें सेम इस अल्फा न्यूमेरिक कोड के कार्ड कैसे बन गए थे? यही थी ना प्रॉब्लम कि डिफरेंट।
स्टेट्स इशू कर रहे थे, तो इवेंचुअली सेम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो गए थे। अब उनको क्लीन करने के लिए हम क्या पोर्टल यूज कर रहे हैं? सेंट्रलाइज्ड, एक एरोनेट करके कुछ था। एग्जैक्टली, दैट विल बी ऑल। थैंक यू।